Hello everyone, my name is Mohit and welcome to Crash Course UPSC. हेलो एवरीवन, क्रैश कोर्स यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का दूसरा पार्ट है। इसमें हम 2015 से आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज सरोजनी नायडू। जैसा कि आपको मालूम है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का हर साल एक सेशन होता था, एक सत्र हुआ करता था, एक अधिवेशन हुआ करता था, तो उसके कोई ना कोई प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो जो फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट थी वो थी एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू नहीं थी। ये कब बनी वीमेन फर्स्ट प्रेसिडेंट, वीमेन्स प्रेसिडेंट? 1917 में। लेकिन ये इंडियन नहीं थी, ये ब्रिटिश वीमेन थी, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सरोजनी नायडू क्या थी? सरोजनी नायडू 1925 में फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट बनी, लेकिन ये 1925 में फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट बनी। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट 1917 में। और हम क्या जानते हैं सरोजनी नायडू के बारे में? सरोजनी नायडू एक प्रोमिनेंट मॉडरेट लीडर थी, फ्रीडम मूवमेंट में, और ये महात्मा गांधी के स्वराज और ट्रुथ और उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थी और उन्हीं की फॉलोअर थी। महात्मा गांधी ने इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का नाम दिया था, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला। इसके अलावा ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए महात्मा गांधी के साथ लंदन गई। महात्मा गांधी के साथ उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन उनके साथ ट्रैवल किया था, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से केवल एक ही पार्टिसिपेंट थे, वो थे मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी। ठीक। उसके अलावा इन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्टिसिपेशन किया था। 13 फरवरी को इनके बर्थडे पे, सरोजनी नायडू के बर्थडे पे नेशनल विमेंस डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड स्टेटमेंट इज फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बदरुद्दीन तैयब जी। ये 1996 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, बदरुद्दीन तैयब जी। ये एक प्रोमिनेंट लीडर थे और एक लॉयर थे बॉम्बे हाई कोर्ट में। ये फाउंडिंग मेंबर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने। इसके अलावा क्या थे? ये फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस थे बॉम्बे हाई कोर्ट के। ये फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस थे बॉम्बे हाई कोर्ट के। ओके, तो आंसर वुड बी बी, 2 ओनली। ओके, second question is, who of the following organized a march on the Tanjore coast to break the salt law in April 1930? सॉल्ट सत्याग्रह महात्मा गांधी ने शुरू किया था, तो उन्हीं के फॉलोअर्स ने डिफरेंट जगह पे सॉल्ट सत्याग्रह शुरू किया। ये तंजौर कोस्ट पे तमिलनाडु में सॉल्ट सत्याग्रह को लीड किसने किया था? तो वो थे सी राजागोपालाचारी, जिनको राजा जी भी कहते हैं। उन्होंने 1930 में
तंजौर कोस्ट पे तमिलनाडु में साल्ट सत्याग्रह को लीड किया था। सी राजगोपालाचारी एक प्रोमिनेंट लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंडियन नेशनल मूवमेंट में। ये फर्स्ट गवर्नर जनरल बने इंडिया के और लास्ट फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल बने और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल भी यही थे। इनको 1954 में भारत रत्न मिला। इसके अलावा वीओ चिदम्बरम पिल्लई भी कांग्रेस के लीडर थे और स्वदेशी से जुड़े हुए थे। इन्होंने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी एस्टैब्लिश की। के कामराज तमिलनाडु के या तब मद्रास के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे, मद्रास के सीएम रहे। इन्होंने एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था क्योंकि ये खुद अपनी स्कूलिंग पूरी नहीं कर पाए थे। अपने एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने मिड डे मील जो आज पूरे इंडिया में लागू होती है, इन्होंने मद्रास से मिड डे मील स्कीम की शुरुआत की थी। उसके बाद एनी बेसेंट फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर थी। इसके अलावा इन्होंने इंडियन होम रूल मूवमेंट भी शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक के अलावा। दोनों होम रूल मूवमेंट जो थे एक दूसरे के इंडिपेंडेंट थे और अलग अलग जगहों पे चलाए थे, कोऑर्डिनेटेड थे लेकिन इंडिपेंडेंट थे। थर्ड क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था और ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रपोजल्स पे बेस्ड था, जिसको मॉन्टफोर्ड भी बोलते हैं, मॉन्टफोर्ड प्रपोजल्स, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ओके, तो लॉर्ड मॉन्टेग्यू उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस टाइम वाइस रॉय थे इंडिया के। ओके, तो ऑप्शन ए द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, नहीं गलत, सेपरेशन पृथक्कन पावर का, जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में पावर का डिस्टिंक्शन बिल्कुल अलग कर देना, वो नहीं था इसका इंट्रोडक्शन। बी द जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये सही है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था उसने क्लियरली सब्जेक्ट डिफाइन कर दिए थे कि इस सब्जेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी और इस पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट जितनी थी वो लॉ बनाएंगी या वो एग्जीक्यूटिव डिसीजन ले सकती हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे। तो जैसे कि इनकम टैक्स है, इस पे जो रेवेन्यू जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। दूसरे एग्रीकल्चर पे से रिलेटेड टैक्स है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को जाएगा। इस तरह के सब्जेक्ट क्लियरली डिफाइन कर दिए गए थे 1919 के एक्ट में। तो आंसर होगा बी। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय की पावर जो वो क्लियरली 1858 वाले एक्ट में डिफाइन थी। 1858 वाले एक्ट से ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का एक पद क्रिएट किया गया था और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको वाइसरॉय का नाम दे दिया गया था 1858 के एक्ट में। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या होता था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता था ब्रिटिश कैबिनेट में। ओके, थर्ड क्वेश्चन आंसर वुड बी बी। फोर्थ क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी क्या थी? 1934 में बहुत सारे सोशलिस्ट एलिमेंट्स जो थे कांग्रेस के अंदर, वो जब सॉल्ट सत्याग्रह के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब खत्म हो गया, तब जो सोशलिस्ट एलिमेंट थे कांग्रेस पार्टी के अंदर, उनको जो
कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की अप्रोच थी महात्मा गांधी, उससे वो सहमत नहीं थे, तो इसीलिए उन्होंने थोड़ा रेडिकल अप्रोच अपनाने के लिए सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कांग्रेस के अंदर ही की। इसकी फर्स्ट मीटिंग पटना में जेपी जो जयप्रकाश नारायण थे उन्होंने बुलाई और इसकी प्रेसिडेंट बने थे आचार्य नरेंद्र देव। इसकी फर्स्ट सेशन जो था वो बॉम्बे में हुआ। इसके प्रेसिडेंट थे संपूर्णानंद और इसके तब जनरल सेक्रेटरी बने थे जेपी जयप्रकाश नारायण। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का ऑब्जेक्टिव क्या था, एम क्या था, क्यों बना था, और उन्होंने उनका फर्स्ट ऑप्शन इज इट एडवोकेटेड द बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इवेजन ऑफ टैक्सेस। ये गलत है। ये जो बाइकॉट ब्रिटिश गुड्स से तब तो बहुत ऊपर की बात पहुंच चुकी थी, तब ये नहीं था, ये स्वदेशी मूवमेंट में के दौरान चल रहा था, सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड नहीं था। सेकंड इज इट वांटेड टू एस्टैब्लिश द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट। प्रोलेटरिएट क्या होता है? प्रोलेटरिएट होता है वर्किंग क्लास। जब क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, मार्क्स ने जब क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात की, तो जो प्रोलेटरिएट होता है वो होती है वर्किंग क्लास। लेकिन डिक्टेटरशिप की जो बात की, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट, वो कम्युनिस्ट पार्टी की बात करती थी। ये सोशलिस्ट पार्टी वाले थे, वो ज़्यादातर पढ़े लिखे मिडिल क्लास से आते थे, विदेश में पढ़े लिखे लोग थे ज़्यादातर, और वो ज़्यादातर लिबरल डेमोक्रेट थे। ये सोशलिस्ट पॉलिसीज और वेलफेयर की बात करते थे, लेकिन डिक्टेटरशिप की बात नहीं करते थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये वर्किंग क्लास के अपलिफ्टमेंट की बात करते थे, लेकिन डिक्टेटरशिप के थ्रू नहीं, डेमोक्रेसी के थ्रू, लिबरलिज्म के थ्रू, सोशलिस्ट पॉलिसीज के थ्रू। ओके। थर्ड ऑप्शन इज इट एडवोकेटेड अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज एंड ऑपरेस्ड क्लासेज। इन्होंने माइनॉरिटीज के लिए राइट्स की बात की, ऑपरेस्ड क्लासेज के लिए राइट्स की बात की, लेकिन उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं था। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब अलग से सीट्स फिक्स हो जाना, उस पर्टिकुलर सीट पे केवल जो इलेक्टोरेट बनेगा, जो वोट देने वाले लोग बनेंगे, वो उसी क्लास से बनेंगे। जैसे एक कोई टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें 4 सीट फिक्स हो गई, उसमें से 2 अगर माइनॉरिटीज़ के लिए फिक्स हो जाती हैं, तो उन 2 सीट्स पे केवल माइनॉरिटीज़ के इलेक्टोरेट ही वोट देंगे। ये सेपरेट इलेक्टोरेट हुआ करता था। अभी इंडिया में जॉइंट इलेक्टोरेट है। सेपरेट इलेक्टोरेट इंडिया में 1909 मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म से इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद ये 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में डिप्रेस्ड क्लासेस को भी दे दिया गया था। इसको अनाउंस किया था 1932 में मैकडोनल्ड अवार्ड में। ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो ये तीसरा भी गलत है, तो आंसर होगा डी, नन। बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स को स्वदेशी आंदोलन में चलता था, इसमें डिक्टेटरशिप की बात नहीं हुई थी, लिबरल डेमोक्रेसी की बात करते थे सोशलिस्ट पार्टी वाले, कम्युनिस्ट पार्टी वाले डिक्टेटरशिप की बात करते थे। थर्ड है सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं, जॉइंट इलेक्टोरेट की बात किया करते थे सोशलिस्ट पार्टी वाले। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन इज हु ऑफ द फॉलोइंग वाज वर इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। ओके, इकोनॉमिक क्रिटिक्स का मतलब है कि जो कॉलोनियलिज्म था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में, उसकी किसने बुराई की या आलोचना की, आलोचनात्मक जो भी वो दिया, वो किसने दिया। तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बारे में जान लेते हैं। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। इंडिया, इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट दिया था, थ्योरी दी थी। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी इन्होंने 1867 में दी थी। धन का निष्कासन, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो
इंडिया को ओवरली टैक्स करके, बहुत ज़्यादा टैक्सेशन से यहाँ के धन को लंदन या ब्रिटेन में लेके जा रही है। उसके बाद इन्होंने 1892 में ये फर्स्ट इंडियन बने ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए इलेक्ट होने वाले। ये लिबरल पार्टी से लंदन से मेंबर बने थे ब्रिटिश पार्लियामेंट। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये 3 बार आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे। सेकंड सेशन के 1886 में, उसके बाद 1893 में और लास्ट 1906 में। इनकी बहुत ज़्यादा फेमस बुक है जो 1902 में पब्लिश हुई थी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज को और कैसे हिस्टोरिकली ब्रिटेन ने इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया है इंडियन पीपल को, इंडिया को। तो ये इकोनॉमिक क्रिटिक थे। उसके बाद जी सुब्रमण्यम अय्यर एक तमिल जर्नलिस्ट थे और प्रोमिनेंट लीडर थे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। इन्होंने 1876 में द हिंदू न्यूज़पेपर की, जो अभी भी पब्लिश होता है, की स्थापना की थी 1876 में। इन्होंने अपने आर्टिकल्स में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को ब्रिटिश गवर्नमेंट की। तीसरे हैं आरसी दत्त। आरसी दत्त एक आईसीएस थे, मेंबर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। ये 1899 में आईएनसी के प्रेसिडेंट बने आईसीएस से रिटायर होने के बाद। उसके बाद इन्होंने एज अ लेक्चरर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री भी काम किया और एक बहुत सारी हिस्ट्री पे या इकोनॉमिक हिस्ट्री पे या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का क्या इम्पैक्ट हुआ ब्रिटिश का इंडिया में, उसकी हिस्ट्री पे बहुत सारी बुक्स लिखी। उनमें से एक बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट वन है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन विक्टोरियन एज। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन विक्टोरियन एज, ये पब्लिश हुई थी 1902 में। इसके अलावा कौन कौन थे? इसके अलावा आपके जीके गोखले भी थे, बीजी तिलक थे, उसके अलावा जीवी जोशी थे। ये इन लोगों ने भी बहुत सारी अपनी राइटिंग से या अपनी पब्लिकेशंस थे या अपने पब्लिक स्पीचेस थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका इकोनॉमिक पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया और उसके इम्पैक्ट को, जो ब्रिटिश पॉलिसीज का इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे पड़ता है उसका क्रिटिसिज्म किया। Question 6. With reference to Rowlatt Satyagraha, which of the following statements are correct? The Rowlatt Act was based on recommendation of the Sedition Committee. In Rowlatt Satyagraha, Gandhiji tried to utilize Home Rule League. Third, the demonstration against arrival of Simon Commission coincided with Rowlatt Satyagraha. सबसे पहले तो हम रॉलेट एक्ट के बारे में जान लेते हैं। रॉलेट एक्ट, जिसका पूरा नाम था एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। 1990, इसको मार्च 1990 में सेंट्रल लेजिस्लेचर से पास हो गया था। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? जो भी नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था इंडिया में, जितनी भी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ थी, उनको रेवोल्यूशनरी मानती थी गवर्नमेंट, उनको सप्रेस करने के लिए
एक सेडिशन कमेटी बिठाई गई थी 1917 में, सेडिशन कमेटी, जिसके चेयरमैन थे, चेयरमैन कौन थे इसके? सिडनी रॉलेट, सर सिडनी रॉलेट, जिनके नाम से बाद में जो कानून बना उसका नाम रॉलेट एक्ट पड़ा। इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी उनके बेसिस पे रॉलेट एक्ट बनाया गया। तो द रॉलेट एक्ट वाज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सेडिशन कमेटी। बिल्कुल सही है, सेडिशन कमेटी एक एंग्लो इजिप्शियन जज थे, सर सिडनी रॉलेट। 1917 में ये कमेटी बिठाई गई टू सप्रेस नेशनलिस्ट डिमांड्स इन इंडिया। नेशनलिस्ट जो एक्टिविटीज़ थी, जो जिनको रिवोल्यूशनरी मानती थी गवर्नमेंट, उनको सप्रेस करने के लिए, क्योंकि तभी होम रूल लीग आई थी, होम रूल लीग का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, उसको सप्रेस करने के लिए सेडिशन कमेटी बनाई गई। उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी उन पर रॉलेट एक्ट आया, जिसको एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट भी बोला जाता है। मार्च 1919 में सेंट्रल लेजिस्लेचर से पास हुआ। उसको बाद इसमें कुछ प्रोविजंस थे जिनकी वजह से इसको काला कानून बोला इंडिया वालों ने। इंडियन जो फ्रीडम मूवमेंट थे उन्होंने इसको काला कानून बोला। क्या था इसमें? एक तो विदाउट वारंट सर्च एंड अरेस्ट का प्रोविजन था। सर्च एंड अरेस्ट अप टू 2 years तक, डिटेंशन विदाउट ट्रायल, ये भी प्रोविजन था। और क्या था प्रोविजन? और बहुत सारे दमनकारी प्रोविजंस थे इसमें, जिसके ऊपर इंडिया वालों ने इसका विरोध करना शुरू किया। और गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया अगेंस्ट रॉलेट सत्याग्रह। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। इन रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ट्राई टू यूटिलाइज होम रूल लीग। होम रूल लीग तब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा उसमें थी, लेकिन ये धीमा पड़ने लगा था मूवमेंट पूरा। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो होम रूल लीग शुरू की गई थी, लेकिन गांधी जी ने जब एनसीएम लॉन्च किया, रॉलेट सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, तब इन्होंने इसको यूटिलाइज करने की पूरी कोशिश की। तो ये भी सही होगा। थर्ड है द डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट अराइवल ऑफ साइमन कमीशन कोइंसाइडेड विद रॉलेट सत्याग्रह। ये गलत होगा। साइमन कमीशन 1927-28 में आया, रॉलेट सत्याग्रह 1919 में, तो ये गलत हुआ। आंसर वुड बी बी 1 and 2। तो समझ में आ गया होगा आपके। इसके अलावा और क्या? इसके अलावा जलियांवाला बाग भी रॉलेट सत्याग्रह के अगेंस्ट, जो लोग बैसाखी पे अमृतसर में जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, उसी के दौरान हुआ था। Seventh question is, which one of the following movements has contributed to a split in Indian National Congress resulting in emergence of moderates and extremists? Moderates और extremists इंडियन नेशनल मूवमेंट में 1885 जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, से 1907 एंड 1920, इसके बीच में इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था। और जो गोल था नेशनल मूवमेंट का, स्वराज, सेल्फ रूल, ऑटोनमी, इसको कैसे अचीव किया जाए और किस तरह से अचीव किया जाए, उसके ऊपर इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया पॉइंट ऑफ व्यू का। जैसे कि मॉडरेट्स जो थे वो 3 P's, पिटीशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट पे बिलीव करते थे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन के ऊपर बिलीव करते थे। ये जो लोग हैं उनको एजुकेट करने के लिए, उनको सेक्युलर एजुकेशन के लिए इस चीज़ पे बिलीव करते थे। एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनका बिलीफ था कि हमको रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना चाहिए, रिवोल्यूशनाइज करना चाहिए इंडियन नेशनल मूवमेंट को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, जो बिल्कुल ग्रास रूट तक इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो पहुंचना चाहिए।
एक्सट्रीमिस्ट इस चीज में मानते थे। प्रोमिनेंट मॉडरेट लीडर्स कौन थे? दादा भाई नौरोजी, उसके बाद फिरोज शाह मेहता थे आपके, उसके बाद जी.के. गोखले थे। एक्सट्रीमिस्ट लीडर में लाल बाल पाल थे, लाल बाल पाल, लाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। उसके बाद आपके अरविंदो घोष भी थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर में। अब इनका स्प्लिट कब हुआ? सूरत सेशन में 1907 में। और रीजन क्या था? स्वदेशी मूवमेंट जो था 1905 में बंगाल के डिवीजन के ऊपर के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट में जो मूवमेंट लॉन्च किया गया था, स्वदेशी मूवमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, मॉडरेट चाहते थे उसको लोकलाइज रखा जाए, बंगाल तक ही सीमित रखा जाए। एक्सट्रीमिस्ट बोलते थे कि हमारे पास मौका है इसको पूरे इंडिया में फैलाने का, और इसको ग्रास रूट तक हर इंडियन को पार्टिसिपेट करना चाहिए स्वदेशी मूवमेंट में। इसके ऊपर 1907 में सूरत सेशन में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में स्प्लिट हो गया, जो 1916 तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फ्यूडल सिस्टम? फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म एक मिडीवल यूरोप से आई हुई टर्म है। वहाँ पे फ्यूडल ओवरलॉर्ड्स होते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे। जैसे ये क्राउन है, ये किंग है या क्वीन है, इसके अंडर बहुत सारे लॉर्ड्स हुआ करते थे। जो क्राउन के बिहाफ पे जितना भी टेरिटरी थी उसको कंट्रोल करते थे, उसका रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और उस रेवेन्यू में से कुछ शेयर क्राउन को प्रोवाइड कराते थे, और इन रिटर्न ऑफ होल्डिंग दैट टेरिटरी ऑफ द क्राउन दे हैड टू प्रोवाइड मिलिट्री सर्विसेज टू द क्राउन। क्राउन को जब भी कोई युद्ध लड़ना होगा तब मिलिट्री कौन प्रोवाइड करेगा? फ्यूडल लॉर्ड। क्राउन को रेवेन्यू चाहिए तो पैसा कौन देगा? फ्यूडल लॉर्ड। फ्यूडल लॉर्ड की जो टेरिटरी थी उस पे काम करते थे सर्फ्स, इसको इसलिए फ्यूडलिंग को सर्फडम भी बोलते हैं। तो क्राउन हुआ यहाँ, उसके बाद फ्यूडल लॉर्ड हुए, इनके नीचे सर्फ्स हुए। तो ये मिडीवल यूरोप में प्रैक्टिस हुआ करता था, इसको फ्यूडलिज्म बोलते हैं। सिमिलर ही कोई ना कोई सेटअप इंडिया में भी आपको मिल जाएगा, मौर्यन से गुप्ताज के बाद इवन मुगल पीरियड तक के एक सेंट्रल लीडरशिप होगी, उसके अंडर प्रोविंशियल लीडरशिप होगी, प्रोविंशियल लॉर्ड्स होंगे डिफरेंट, या प्रोविंशियल रूलर्स होंगे, वो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, या मिलिट्री सर्विस हो गई, या फिर आपका रेवेन्यू प्रोवाइड करा रहे हैं सेंट्रल लीडरशिप को। जब अंग्रेज इंडिया में आए तब सेम ही सिमिलर स्ट्रक्चर की जरूरत उनको पड़ी, तो उन्होंने एक जमींदारी सिस्टम बनाया। जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया के कुछ पार्ट्स में। इसमें क्या था? सेंट्रल ब्रिटिश लीडरशिप होगी और डिफरेंट जमींदार होंगे, ये इनको रेवेन्यू कलेक्ट करके देंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन है a very strong centralized political authority and a very weak provincial and local political authority। तो जमींदारी सिस्टम से पहले, जैसे फ्यूडलिज्म के केस में जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं वो खुद की मिलिट्री रखते हैं, वो मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड कराते हैं क्राउन को। तो जब उनके पास खुद की मिलिट्री है तो वो वीक प्रोविंशियल अथॉरिटी होगी क्या? नहीं होगी, तो ये गलत हो गया। कहीं कहीं पे स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी हुआ करती थी, लेकिन जो प्रोविंशियल अथॉरिटीज थी वो वीक नहीं थी। जैसे मुगल पीरियड के लास्ट में बहुत सारे आपको सेसेशनिस्ट स्टेट मिलता है, तो वो
स्ट्रॉन्ग प्रोविंशियल अथॉरिटीज की वजह से ही तो सेसीड किए मुगल एम्पायर से, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड है द इमरजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड पोजेशन ऑफ द लैंड, बिल्कुल सही है। जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो लैंड को ही तो कंट्रोल किया करते थे ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल लीडरशिप, इसलिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था वो कंट्रोल एंड पोजेशन ऑफ द लैंड पे ही बेस्ड हो गया। थर्ड इज क्रिएशन ऑफ लॉर्ड वैसल रिलेशनशिप बिटवीन द फ्यूडल लॉर्ड एंड हिज ओवरलॉर्ड, ये भी सही है, ऑप्शन बी। तो इसमें हमने फ्यूडलिज्म देख लिया। तो ये था लास्ट क्वेश्चन CSE 2016 का। लास्ट क्वेश्चन मिडीवल और मॉडर्न इंडिया का थोड़ा वो है, तो अभी हम रिवाइज करेंगे क्या क्या देखा है हमने। ये तो फ्यूडलिज्म हो गया, फ्यूडलिज्म से रिलेटेड, और मिडीवल इंडिया से क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन था एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट डिफरेंस में, और 1907 के सूरत स्प्लिट से। इसके बाद आपको लखनऊ सेशन भी पढ़ना है 1916 का, और उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी वो हुआ, के बीच में गठजोड़ हुआ, और एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट के बीच में भी एक सहमति बनी। उसके बाद एनी बेसेंट का क्या रोल था उसमें, या बाल गंगाधर तिलक का क्या रोल था, वो भी आपको पढ़ना है। उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह के बारे में। रॉलेट सत्याग्रह एक वाटर शेड मूवमेंट है इंडियन नेशनल मूवमेंट में। रॉलेट सत्याग्रह के बाद ही महात्मा गांधी ज़्यादा प्रोमिनेंट वॉइस बने इंडियन नेशनल मूवमेंट में, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया। उसके बाद जलियांवाला बाग भी इसी से रिलेटेड है। उसके बाद इकोनॉमिक क्रिटिक्स जो कॉलोनियलिज्म के थे, ये प्रीलिम्स के लिए एज वेल एज मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, बहुत सारी विंग्स बनी थी कांग्रेस के अंडर, सोशलिज्म से रिलेटेड, कम्युनिज्म से रिलेटेड। आपको सोशलिज्म और कम्युनिज्म में डिफरेंस क्या है ये भी देखना है, या डिफरेंट जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उस टाइम के 1930s में, या इनका इमरजेंस क्यों हुआ, ये मेंस और प्रीलिम्स दोनों से के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, आपको सारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुए या रेगुलेटिंग एक्ट हुए, उन सबको क्लियरली देखना है, उनके सारे प्रोविजन जो मेन प्रोविजन है वो देखने हैं। 1919 हो गया, 1909 हो गया, 1935 हो गया। उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट हो गया 1947 का। उसके बाद ये आपका सॉल्ट सत्याग्रह हुआ, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट सेशंस हैं वो आपको देखने हैं। जैसे कि इधर फर्स्ट, यहाँ पे मैंने फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट, ब्रिटिश प्रेसिडेंट्स कौन थे। INC के जॉर्ज यूल, ये बने 1887 में। आपको रटना नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए इन चीज़ों की। तो ये CSE 2015 के क्वेश्चन खत्म हो गए मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।